हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बायोलॉजी का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले का भी क्लासेस बहुत सारा हो चुका है और आगे भी अभी बहुत सारे क्लासेस होने वाला है, तो आप सभी लोग क्लासेस में कंटिन्यू बन रहिएगा। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बतलाइए जल्दी से। ऑप्शन दिया है थायराइड है, पिट्यूटरी है, अधिवरिक यानी कि एड्रिनल है, या फिर पैराथायराइड है। कौन सा यहाँ पे बतलाइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वह क्या होता है। तो जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और जिसमें कि कोई नालिका नहीं होती है, कोई भी इसमें डक्ट नहीं होती है, और ये जो है वो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है। एंडोक्राइन के अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है, ये सीधे ब्लड में छोड़ती है। और अगर देखा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड तो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। थायराइड ग्लैंड जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये नेक के सामने पाया जाता है। नेक यानी कि गर्दन के सामने पाया जाता है, नेक के सामने पाया जाता है। या फिर जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली होता है, उसके दोनों ओर बटरफ्लाई के आकार के होता है, तितली के आकार के होता है। ये जो हार्मोन है वो क्या सिक्रेट करता है, क्या क्या स्रावित करता है, तो T3 और T4 और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन यहाँ पे स्रावित करता है। कौन करता है ये सब, तो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे करता है, थायराइड ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और एक और चीज़ कि अगर थायराइड जो है उसको कमी हो जाए, थायराइड जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, अगर यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम बनता है, तो क्या होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और अगर थायरोक्सिन ए जो है वो अधिक बनने लगता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म यहाँ पे होता है, डिजीज कॉज करता है। अगला क्वेश्चन कि DNA में थायमिन किसके साथ युग्म बनाता है। ग्वानिन के साथ, साइटोसिन, एडेनिन या फिर यूरेसिल। किसके साथ DNA के अंदर युग्म बनाता है, तो याद रखिएगा ATGC। एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बनाता है, और ग्वानोसिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है DNA के अंदर। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाएगा कि RNA के अंदर किसके साथ युग्म बनाता है, DNA के अंदर यहाँ पे एडेनिन के साथ हो गया, थायमिन बनाता है। लेकिन अगर आपसे RNA में पूछा जाता है तो RNA में जो है वो थायमिन नहीं होता है, RNA में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। RNA में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो आपको याद रखना है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है RNA में। और ये क्या है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन। तो ये जो होते हैं वो DNA के 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो कि ATGC आपको हम ट्रिक भी बतलाएं, याद रखना है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का डार्क अभिक्रिया कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्राना में, स्ट्रोमा में, थाइलाकाइट में, या फिर साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे होता है। हम आप लोगों को बतलाए थे, डार्क रिएक्शन भी बतलाए थे और लाइट रिएक्शन भी बतलाए थे। तो फोटोसिंथेसिस के 2 चरण होते हैं, आप लोगों को बतलाए थे। एक लाइट रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आप लोगों को बतलाया था कि ग्राना के अंदर होता है। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना के अंदर होता है, और इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे कि ATP और NADPH बनता है, साथ में ऑक्सीजन निकलता है एक इसमें लाइट रिएक्शन के अंदर। जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर जो है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन जो है वो ग्राना के अंदर होता है। ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा के अंदर होता है, और इसमें CO2 का उपयोग होता है और ग्लूकोज बनता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हम आप लोगों को कितने बार बतलाए हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी होता है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी। कान के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या 6 होता है, पर एक कान में 3 होता है और दूसरे कान में भी 3 होता है, तो दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियों की संख्या होती है। हड्डियों को अगर नाम की बात करते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, MIS यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपिज, स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, यहाँ पे 3 हड्डी होता है एक कान के अंदर, और सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो स्टेप्स होता है। सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो स्टेप्स होता है, और ये तीनों हड्डी जो है मिडिल ईयर के अंदर होता है। तो बोल सकते हैं मिडिल ईयर के अंदर 3 हड्डी होती है, तो ईयर के अंदर 3 हड्डियाँ होती है जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन है तो फीमर, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है यानी कि सबसे मजबूत बोन भी आपका फीमर ही होता है। सबसे मजबूत बोन भी आपका फीमर ही होता है। क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा RNA प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड लाता है? निम्नलिखित में से कौन सा RNA प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड लाता है? mRNA, rRNA, tRNA या फिर snRNA? कौन सा यहाँ पे लाता है बतलाइए। यहाँ पे RNA प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड कौन लाता है? तो यहाँ पे tRNA लाता है, जिसका काम होता है ट्रांसफ़र करने का। T फॉर ट्रांसफ़र ही होता है, ट्रांसफ़र RNA, तो tRNA का ये काम है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के किस कोशिका से होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या फिर F सेल्स यानी F कोशिका? बतलाइए, इंसुलिन का स्राव किस कोशिका से होता है? तो देखिए, अगर अल्फ़ा कोशिका की बात करते हैं तो अल्फ़ा कोशिका से ग्लूकागॉन का स्राव होता है, अल्फ़ा कोशिका से ग्लूकागॉन का स्राव होता है, और बीटा कोशिका से ही इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है, और डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है, सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है। और एक और यहाँ पे होता है एफ कोशिका नहीं, बल्कि यहाँ पे पी कोशिका होता है, पीपी कोशिका जो होता है, यहाँ से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे होता है स्राव। पीपी यानी कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे स्राव होता है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से हुआ? तो बीटा सेल से हुआ, बीटा सेल से हुआ। अगर आपसे पूछता कि ग्लूकागॉन का स्राव कहाँ से होता है तो अल्फा कोशिका से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा C3 पौधा है? मक्का, गन्ना, धान या फिर ज्वार? आप लोगों को हम C3 पौधा और C4 पौधा दोनों के बारे में बतलाए थे। तो यहाँ पे बतलाइए कि C3 पौधा कौन है? बतलाइए, निम्नलिखित में से C3 पौधा कौन है? बतलाइए यहाँ पे जल्दी से। तो हम आप लोगों को बतलाए थे C3 प्लांट्स में क्या? धान बतलाए थे, धान बतलाए थे। इसके अलावा आप लोगों को गेहूं भी बतलाए थे, आलू बतलाए थे। C3 प्लांट्स में क्या होता है? तो इसमें जो है वो पहला स्थिर उत्पाद होता है, जिसमें आता है धान, कहाँ पे धान है, और गेहूं भी होता है, आलू वगैरह ये सब जो है वो C3 पौधा के अंदर होता है। इसके अलावा एक C4 प्लांट होता है, इसमें पहला स्थिर उत्पाद जो है वो क्या होता है? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जिसमें आप लोगों को एग्जाम्पल बतलाए थे हम, मेज बतलाए थे। इसके अलावा शुगर केन, गन्ना भी बतलाए थे, और ज्वार भी बतलाए थे, ज्वार भी बतलाए थे। ये तीनों जो है वो C4 प्लांट है, C4 प्लांट, और राइस जो है ये C3 प्लांट के अंदर आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या फिर गोल्गी बॉडी को? बतलाइए, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? हम प्रीवियस क्लास में ही बताए हैं, प्रीवियस क्लास में ही बतलाए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं,
पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? तो सुसाइडल बैग बोलते हैं, पिछले क्लास में ही बतलाए हैं। सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि इसका कौन सा आंसर हुआ, तो आप लोगों को पता चल गया है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो आप लोगों को हम बतलाए हैं यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल एक रिसीवर भी बतलाए हैं, यानी रेसिपिएंट बतलाए हैं, और यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड दान कर सकता है हर किसी ब्लड ग्रुप को, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? और जो हर किसी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यहाँ दोनों के बारे में बतलाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर एक ब्लड ग्रुप को दान कर सकता है, यानी कि डोनेट कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो वो होता है, जो ब्लड ग्रुप वो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अगर RH फैक्टर्स की बात करते हैं, अगर इसमें RH फैक्टर पॉजिटिव होता है तो O निगेटिव जो होता है, वो यूनिवर्सल डोनर आता है। यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव को बोलते हैं, और इसमें जो है वो RBC की सतह पे एंटीजन A और B कोई भी उपस्थित नहीं होता है, इसलिए आसानी से ब्लड दे दिया जाता है किसी को भी। अगर जो हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर कौन है जो हर किसी से ब्लड यहाँ पे ले सकता है, तो वो आता है AB पॉजिटिव आता है। RH फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे AB पॉजिटिव जो कि यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और O निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। O निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आप सभी को पता है, जो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है वो लीवर के अंदर होता है। लीवर के अंदर जो है वो यूरिया का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। एग्जाम की दृष्टि से आपको बतला रहे हैं, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर पूछता है तो नेफ्रॉन होता है। यूरिया का एक्सक्रेशन कौन करता है? तो यूरिया का एक्सक्रेशन जो है वो किडनी करता है। एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन अंग यहाँ पे कौन सा है? तो किडनी है। यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? तो लीवर। यूरिया का जो फॉर्मेशन करता है लीवर। और एक्सक्रेशन EXCRETION एक्सक्रेशन कौन करता है? तो एक्सक्रेशन करता है किडनी और फॉर्मेशन करता है लीवर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन के बाद बोला है निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर के अंदर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित की थी? ये आप लोगों को हम प्रीवियस क्लास में बतलाए थे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो 1859 में प्रकाशित किए थे। 1859 में प्रकाशित किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? एंटीऑक्सीडेंट कौन सी विटामिन है? विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन E या फिर विटामिन K। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा क्वेश्चन आता है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन A आता है, विटामिन D आता है, विटामिन E आता है और विटामिन K आता है। अगर वाटर में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, और विटामिन C आते हैं जो कि आपका वाटर में घुलनशील होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C होता है, जबकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन A, विटामिन D, विटामिन A एंड विटामिन K होते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा है कि विटामिन O कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट है?
तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं सबसे पहले जानेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ऐसा पदार्थ होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाली जो क्षति होता है उससे बचाता है। तो इसमें देखा जाए तो विटामिन ए जो है NAE विटामिन ई जो होता है एक शक्तिशाली फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल होता है। ये क्या करता है तो विशेष रूप से सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करता है। क्लियर। अगर इसके अलावा देखा जाए एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट में आपको विटामिन सी भी आता है। विटामिन सी भी आपको एंटीऑक्सीडेंट में आता है जो कि वाटर सोल्यूबल है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या है। मानव में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या है। तो यहाँ पे जो एक्स होते हैं वो फीमेल के लिए होते हैं, एक्स जो होते हैं वो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम है, और XY जो होते हैं क्रोमोसोम और XY जो होते हैं ये मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसको पेयर्स में बात करते हैं तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, और इसको बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। और 1 पेयर जो होते हैं, एक पेयर जो होते हैं उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो कि XX फीमेल के अंदर और XY जो होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि क्या बोलते हैं सेक्स का डिटर्मिनेशन किस पे निर्भर करता है, कि आपको ऑप्शन में मिलेगा फादर या फिर मदर। तो यानी कि जो बेबी को डिसाइड कौन करता है, मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो डिसाइड करता है वो फादर के ऊपर रहता है, क्योंकि इनके पास जो है वो X और Y क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मदर के पास ओनली XX क्रोमोसोम ही होते हैं। तो जो डिटरमाइन करने का काम करते हैं सेक्स डिटरमाइन, वो फादर के पास होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है, या गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है बतलाइए। ग्लाइकोलाइसिस किस भाग में होता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें एक आपका ग्लाइकोलाइसिस आता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल आता है, क्रेब्स साइकिल आता है, और 3rd नंबर पे आता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटकर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है, जबकि क्रेब्स जो साइकिल है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ETS जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और जो ETS है यहाँ पे सबसे अधिक ATP बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक ATP कहाँ बनता है, तो ये जो है वो ETS के अंदर बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बनता है। तो क्वेश्चन क्या था, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम कौन सा है यहाँ पे पूछा है। तो राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो, या फिर साल्मोनेला। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होता है वो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम होते हैं। ये जो है वो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में जो है लगभग कितना नाइट्रोजन होते हैं 78%।
78% जो है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राइजोबियम एक क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है जो कि लेग्यूम्स प्लांट की जड़ों के गांठों में रहता है, जो कि एक खुद से नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को एक तरह से बोल सकते हैं कि अमोनिया में बदलने का काम करता है। और ये पौधा जैसे कि दलहनी पौधे में इसके अलावा आपको मटर भी देखने को मिल सकता है। दलहनी पौधा में आपको चना हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्यों में सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल या बक्कल? कौन सी यहाँ पे जो ग्रंथि है, सैलिवरी ग्रंथि है, वो सबसे बड़ा है, बतलाइए। तो जो मनुष्य के अंदर जो लार ग्रंथि होती है, ये मुख्य रूप से यहाँ पे 3 जोड़ी होती है। कौन कौन होता है? एक पैरोटिड होता है जो कि ऑप्शन में दिया है, पैरोटिड होता है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि होता है, ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। कहाँ पे ये पाया जाता है? तो ये जो है वो कान के पास यहाँ पे पाया जाता है। कान जो होता है उसके नीचे या उसके सामने स्थित होता है। और ये जो होता है वो मुख्य रूप से सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम स्रावित करता है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। सैलिवरी एंजाइम को टाइलिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस, ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग, वैक्सीन प्रोडक्शन या ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन? क्या इसका मुख्य प्रोजेक्ट का उद्देश्य था? तो इसका जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य था वो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि मानव को जीनोम का पूर्ण अनुक्रम ज्ञात करना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि नॉन कम्युनिकेबल होता क्या है। नॉन कम्युनिकेबल होता क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उसको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसमें नहीं फैलते हैं। तो नहीं फैलने वाला कौन हो गया? मलेरिया नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, तो कम्युनिकेबल डिजीज में आप लिख सकते हैं मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा हो गया, इसके अलावा आप कोविड-19 हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, बतलाइए। तो सबसे पहले आपको पता है कंजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है। कंजर्वेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज वन की इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू, एंड सेकेंड इज वन की एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है? तो इसमें जो है वो जीवों का संरक्षण के प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, विल्ड फेयर सेंचुरी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये सब जो है वो इन सीटू के अंदर आता है। लेकिन एक्स सीटू के अंदर बात करते हैं तो इसमें जीवों का संरक्षण प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। इसमें प्राकृतिक आवास से बाहर जैसे कि क्या हो गया? बोटेनिकल गार्डन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बोटेनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, पार्क, सीड बैंक हो गया, ये सब जो आते हैं वो एक्स सीटू के अंदर आते हैं, एक सीटू के अंदर आते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मियोसिस का मुख्य महत्व क्या है? मियोसिस का मुख्य महत्व यहाँ पे क्या है, बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बतलाइए क्या हो जाएगा? मियोसिस का मुख्य यहाँ पे काम। तो मियोसिस में क्या होता है? ग्रोथ,
टिश्यू रिपेयर या फिर क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस या फिर डाइजेशन। तो मियोसिस के अंदर यहाँ पे जो होता है वो मेनली जो होता है क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस होता है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। मनुष्य में सामान्य कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट यहाँ पे मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद 23 क्रोमोसोम बन जाते हैं। जब स्पर्म में 23 और ओवम से 23 आते हैं क्रोमोसोम, तो जो यहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनते हैं, तो फिर से 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस रहते हैं। तो आज की क्लास का यही था क्वेश्चंस। बाकी हम आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे। बायोलॉजी का और भी बहुत सारे क्लासेस आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।